आज की क्लास हमारे इतिहास की होने वाली है। इससे पहले की फर्स्ट क्लास नहीं देखी है, जो हमारे दक्षिण राजवंश हम पढ़ रहे हैं वो आप ज़रूर देखिए, तभी आपको ये क्लास समझ में आएगी बहुत अच्छी तरह। तो हम इसको 3 क्लासों में डिवाइड करेंगे, यानी कि 3 भागों में हमने डिवाइड कर रखा है। एक हमारी हो चुकी है और एक हमारी ये है, फिर एक और नेक्स्ट क्लास आएगी इसी की। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर क्लास होगी। यहाँ हम पढ़ेंगे आज पल्लव, वातापी चालुक्य, बेगी चालुक्य, राष्ट्रकूट और आपके कल्याणी चालुक्य, और यहाँ पर पढ़ने जाएंगे हम जो चोल हैं। तो यहाँ पर क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। दक्षिण भारत के जो वंश हैं उन्होंने कौन कौन से जगह पर, यानी कि कहाँ कहाँ पर उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था, यानी कि कहाँ पर वो अपना राज्य करते थे। तो देखिए, कल्याणी चालुक्य आपको दिखाया गया है, राष्ट्रकूट को यहाँ दिखाया गया है, वातापी चालुक्य और आपके यहाँ पर बेगी चालुक्य और पल्लव, चोल, ये सारे यहाँ पर दिखाए गए हैं। पल्लव वंश से शुरुआत कर रहे हैं हम। यहाँ पर देखिए, जो आपका 500 ईस्वी से लेकर 1200 तक के जो वंश हैं उनको बात करेंगे, और यहाँ से हमारा पल्लव वंश शुरू हो रहा है। 575 से 897 ईस्वी पल्लव वंश की स्थापना उस समय हुई थी जब सातवाहन वंश का पतन हो रहा था। पल्लव वंश कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित था। इस वंश ने अपनी राजधानी कांची को बनाया था। पल्लव की राजभाषा संस्कृत हुआ करती थी। पल्लवों का संस्थापक बप्पा देव थे और पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु माना जाता है। सिंह विष्णु की बात करें तो ये विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था। सिंह विष्णु के दरबार में भारवी नाम का लेखक रहता था, जिसने किरातार्जुनीयम की रचना की थी। एग्जाम में ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण रूप से बनता है कि किरातार्जुनी की लेखक किसने की थी, तो आपको बताना है भारवी ने की थी, जो कृष्णा नदी के तट पर ये राजवंश पड़ता है, जिसने कांचीपुरम के आसपास का क्षेत्र यहाँ पर जो ये दिखाया गया है, जो आपका पल्लव वंश हमारा पड़ता है। तो आप ये देख सकते हैं किरातार्जुनी के लेखक कौन है, भारवी हैं। यहाँ पर उनका नाम लिखा है भारवी, और किरातार्जुनी की रचना ये थी, यानी कि ये पुस्तक इनके द्वारा लिखित हुई थी या रचना की गई थी, बात की है। आगे बात करें, सिंह विष्णु के ही शासनकाल में ममल्लपुर में 12 मंदिर का निर्माण हुआ था। सिंह विष्णु का एक महान प्रतापी शासक था, जिसने चेर, चोल, पांड्या वंश के राजाओं को युद्ध में पराजित किया था। महेंद्र बर्मन का नाम आता है यहाँ से हमारा महेंद्र बर्मन शुरू हो रहा है, जिसने 600 से लेकर 630 तक शासन किया। महेंद्र बर्मन एक महान कवि एवं संगीतज्ञ था। शुरुआत में वह जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में तमिल संत अप्पार के प्रभाव में आकर शैव का अनुयायी बना। आगे बात करें, इसने महेंद्र बर्मन के शासनकाल में चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय आक्रमण किया। पल्लव शासक महेंद्र बर्मन को युद्ध में पराजित किया। यहीं से पल्लव और चालुक्य के बीच युद्ध की शुरुआत हुई। मताविलास की प्रवासन की रचना जो की थी वो इसी ने ही की थी। यहाँ से हमारा आता है नरसिंह वर्मन। तो नरसिंह वर्मन का देखिए, यहाँ पर 630 से 688 के बीच में पूरे पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक नरसिंह वर्मन प्रथम था। इसने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। इसने पराजित कर नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोट की उपाधि धारण की थी। इसके शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग कांची में प्रवेश किया था और महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का 81 मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही किया था। रथ मंदिर की संख्या 7 है। इन्हें ही सप्त पेनगोडा के नाम से जाना जाता है। देखिए, इन मंदिर को हम आगे देखते हैं। इस मंदिर को, जो महाबलीपुरम मंदिर है, जो रथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, देखिए ये आपका प्रदर्शित हो रहा है। नरसिंह वर्मन की बात करें, 700 से लेकर 728 ईस्वी तक रहा। इसका शासनकाल शांति शासनकाल माना जाता है और इसके शासनकाल में स्थापत्य कला का भरपूर विकास देखने को मिलता है। मुक्तेश्वर मंदिर, बैकुंठ पेरुमाला मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर और राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से कैलाश मंदिर को जाना जाता है। इन्हीं मंदिर के निर्माण से ही द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। इस नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में संस्कृत के प्रसिद्ध लेखक दंडी थे, रहा करते थे। इन्होंने ही देश कुमार चरित की रचना की थी। आगे बात करें, इसके बाद ही नंदी वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन तृतीय और इस वंश के अंतिम शासक अपारजीत वर्मन 879 से 897 ईस्वी में हुआ। बाद में पल्लव साम्राज्य को चोल शासक ने पराजित कर अपने राज्य में मिला लिया।
आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल की क्लास हमारी महत्वपूर्ण होगी और वो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है वो क्लास। उसमें हम चालुक्य वंश से लेकर और अन्य वंश हैं उनके बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे, जो दक्षिण के हम वंश पढ़ रहे हैं। तो आप यहाँ पर मिस ना करें वो क्लास को, तीनों क्लास को देखें। वो क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, लास्ट क्लास है, उसमें सारे वंशों को हम समाप्त मतलब पूरा कवर कर लेंगे।